हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विपिन शर्मा, सीनियर मैथ्स फैकल्टी मोशन IIT जेई कोटा। आज आपके सामने मैं आया हूं 26 जुलाई शिफ्ट टू जेई मेन 2022 मैथमेटिक्स के मैथ्स के सॉल्यूशन लेकर। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हमने कुछ सॉल्यूशंस जो है वो टाइप भी करवा रखे हैं ताकि हमारा समय कम लगे वीडियो में। ठीक है, क्रिस्प वीडियो रहे, अच्छा वीडियो रहे, फास्ट वीडियो रहे, ताकि आपको सीखने को भी मिले, आप सॉल्यूशंस भी जल्दी जल्दी देख पाओ और अपना काम भी जल्दी से होता रहे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 एंड 8। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मॉड्यूल में डीपीपी में आप बहुत बार कर चुके हो अलग अलग डेटा के साथ। तो अपन इसको करते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, मान लीजिए कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। करेक्ट है? तो आपसे क्या पूछा है कि जो सम है विच इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मिनिमम कब होगा, है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या होगी। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स which can be obtained from here as a minus 3 and product of the roots will be obtained from here as 1 minus 2a. Is it okay? So alpha plus beta whole square is a minus 3 whole square, okay, and minus twice 1 minus 2a. करेक्ट है? अब देखिए इसको ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस 2 प्लस 4a। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और सजा करके, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 7 को लिख सकते हैं 1 प्लस 6। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। तो आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी को जीरो करते ही आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसको जीरो कर दीजिए। सो दिस वुड बी योर मिनिमम वैल्यू। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, बिल्कुल वैसे ही किया गया है और आपका आंसर कितना आ गया, 6। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। z अगर x प्लस आयोटा y है, सेटिस्फाइज मॉड z इक्वल टू 2 एंड मॉड z माइनस आयोटा माइनस मॉड z प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y को चुपचाप यहाँ रख दीजिए, ठीक है, और यहाँ भी रख दीजिए। तो देखिए क्या होने वाला है, मॉड z इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, आप जानते हो। और जब आप यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने x प्लस आयोटा वाई रखा तो x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा मॉड्यूलस हो गया बच्चों, और यहाँ पर मॉड x प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा तो पहले से था, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस आयोटा कॉमन y माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस 5। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू। और जब आप मॉडुलस लोगे, स्क्वायर करोगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आफ्टर सॉल्विंग दीज टू यू विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड x एज -2 एंड x इक्वल टू 0 एंड देन यू कैन चेक इट फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स का बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। आपको ए और बी दो मैट्रिसेस दे रखी हैं और आपसे ए डैश बी ए की वैल्यू पूछिए। बिल्कुल कैजुअली जाना है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना। आपको ए पता है, आपको बी पता है, आप ए डैश निकाल सकते हो। ये रहा आपका ए डैश। नाउ ट्रेडिशनल तरीके से आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करें एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 539। कुछ भी बताने की जरूरत इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक है। ठीक है, आपको कैजुअली मल्टीप्लीकेशन करना है बाय कंसिडरिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए। नाउ दिस इज वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस इन योर पेपर। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यहां पर i नॉट इक्वल टू j के लिए इस सिग्मा की वैल्यू पूछी गई है कि ऑप्शन में से किसके बराबर है। ठीक है भाई। तो देखिए यहां पर जो सिग्मा दे रखा है, i और j दोनों की वैल्यूज इसमें चल रही हैं।
तो यहाँ पर इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, अगर मैं i को 0 लूँ तो j 0 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए i को मैंने 0 लिखा है और j को मैंने 0 से लेकर 1 तक सारी वैल्यू, 0 से लेकर n तक सारी वैल्यूज दे दी हैं। करेक्ट है। इसी तरह से जब i को मैं 1 लूँगा तो भी यही सीन रहने वाला है ना। और ये चलेगा पूरा इस तरीके से nc1 ncn तक। इसी तरह से मैं लास्ट में अगर i को n दे देता हूँ तो भी j 0 से लेकर के n तक पूरा चलेगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये चल रहेगा ncn ncn तक। करेक्ट है। अब इस पूरी कहानी में क्या हो रहा है, अगर मैं इसको लूं, इन सबको ऐड ही तो करना है मुझे, ठीक है। तो देखिए ये है nc0 कॉमन आ जाएगा और nc0 से लेकर ncn तक का सब मैं 2 की पावर n लिख दूंगा। करेक्ट है। तो यहां पर हो जाएगा nc0 कॉमन इंटू 2 की पावर n आफ्टर एडिशन। यहां पर भी सेम टू सेम कहानी होगी, nc1 कॉमन आ जाएगा, करेक्ट है, और अंदर बचेगा 2 की पावर n एंड सेम स्टोरी टिल ncn। तो ncn कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 की पावर n। उसके बाद 2 की पावर n फर्दर कॉमन आ जाएगा। तो 2 की पावर n जब कॉमन आएगा तो अंदर भी 2 की पावर n बचेगा, क्योंकि nc0 से ncn तक का सम बनेगा भाई साहब। तो ये आ गया आपके पास 2 की पावर 2n। कितना आ गया, 2 की पावर 2n। लेकिन इसमें आपको निकालना है i नॉट इक्वल टू j के लिए, जबकि यहां पर आप देख सकते हो i और j जब जब बराबर हैं वो भी बैठे हुए हैं, तो इनके सम को अपन को माइनस करना पड़ेगा। इनके सम को माइनस करना पड़ेगा मतलब 2 की पावर 2n में से हमें माइनस करना पड़ेगा c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर से लेकर के cn स्क्वायर। करेक्ट है। तो 2 की पावर 2n माइनस इसका सम सीधा पता होता है आपको 2ncn। सीधा क्लास नोट्स में अपन लिखवाते हैं, रिजल्ट याद करवाते हैं। सो दिस इज योर आंसर इफ यू थिंक इट लाइक दिस, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है एनटीएनएस का आंसर बी दिया है, तो इसको कैसे किया गया होगा मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, इट इज ओके। अब मैं इसको हटा देता हूं। तो बच्चों अपन ने पहला तरीका देखा इसका और आंसर भी देखा अपन ने, लेकिन एनटीएनएस का आंसर चूंकि बी दिया था तो वो किस हिसाब से दिया गया होगा, मतलब मैं आपको बता देता हूं। आई नॉट इक्वल टू जे के लिए यू हैव टू सॉल्व दिस। करेक्ट है। आई नॉट इक्वल टू जे के लिए यू हैव टू सॉल्व दिस। तो वी वेरी वेल नो दैट c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस cn होल स्क्वायर जो है इट वुड बी इक्वल टू सिग्मा c0 स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस ट्वाइस सिग्मा ci cj। ये वो है जो अपन को निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 2n सिग्मा c0 स्क्वायर c1 स्क्वायर, मतलब ये जो है ये होता है 2ncn, ये आपको पता ही है, ओके, प्लस ट्वाइस ये सम ले लेते हैं जो अपन को निकालना है। तो यहाँ से सम आ जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 2ncn अपॉन 2, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 1, ओके, माइनस 2ncn अपॉन 2। अब 2ncn को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2n अपॉन n इंटू 2n माइनस 1 cn माइनस 1। ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आपके पास आंसर बी आ जाता है जिस तरह से एनटीए ने दिया गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पी एंड क्यू बी एनी पॉइंट्स ऑन द कर्व्स, जो कि एक सर्कल एक पैराबोला है रिस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज मिनिमम फॉर सम वैल्यू ऑफ एब्सिस ऑफ पी इन द इंटरवल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको पता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इट इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो एक तो आपके पास सर्कल है विच इज टचिंग बोथ द एक्सेस, सेंटर है उसका 1 और -1, फिर एक पैराबोला है y बराबर एक्स स्क्वायर, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग कॉमन नॉर्मल, ठीक है, और कॉमन नॉर्मल के लिए पैरेलल टेंजेंट्स होना जरूरी है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा।
नाउ दिस पॉइंट इज गिवन टू यू एज Q एंड दिस पॉइंट इज गिवन टू यू एज P, ठीक है। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है, तो हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं पैरामेट्रिकली, विच इज़ 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि रेडियस 1 है, एंड -1 प्लस साइन थीटा। इज इट क्लियर? और Q को हम पैरामेट्रिकली लिख सकते हैं T कॉमा टी स्क्वायर। करेक्ट है? ये सीन है। अब डिस्टेंस मिनिमम है तो आपको P के एब्सिसा के इंटरवल की बात करनी है। तो इसके लिए अपन ने क्या करा, देखो सबसे पहले तो इसको C मान लेते हैं, स्लोप ऑफ CP लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ CP वुड बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा के बराबर। किसके बराबर आ गया? tan थीटा के बराबर आ गया। ओके, अच्छा ऑल्सो आप देख सकते हो कि अगर मैं पैराबोला का डिफरेंशिएशन कर दूं, dy बाई डी एक्स निकालूं पैराबोला के लिए, तो वो जाएगा 2x, ठीक है। और अगर मैं इसमें x बराबर t रख दूं तो ये हो जाएगा 2t। दिस विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन 2t। तो डेफिनेटली दिस tan थीटा शुड बी इक्वल टू -1 अपॉन 2t। tan थीटा मेरे पास आ चुका है। मैं आराम से ट्राइंगल बना करके 1 यहाँ रख करके 2t यहाँ रख करके हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूँ 1 प्लस 4t स्क्वायर। यहाँ से मुझे cos थीटा मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि tan नेगेटिव है तो cos भी नेगेटिव ही होगा। दैट मीन्स -2t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4t स्क्वायर। क्यों मैंने cos थीटा निकाला? क्योंकि मुझे एब्सिसा का जिक्र करना है और एब्सिसा में cos थीटा ही बैठा हुआ है। सो नाउ माई x इज, दैट मीन्स मेरा जो एब्सिसा है वो क्या है? मेरा एब्सिसा है x इक्वल्स टू 1 माइनस 2t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब आपको ये पता करना है कि किस ऑप्शन में है, तो उसके लिए आप इसको क्या करो, एक फंक्शन मान लो t का और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो एफ डैश टी जब करोगे तो वो आएगा नेगेटिव, जिसका मतलब है एफ ऑफ टी होगा आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन। अब एफ ऑफ टी किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, बस आपको ये चेक करना है बाय पुटिंग द वैल्यूज एंड यू विल बी गेटिंग दैट सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। If the maximum value of a for which the function f(x)a tan inverse 2x minus 3ax plus 7 is non-decreasing in interval minus pi by 6 to pi by 6 is a bar, ठीक है, then f a bar pi by 8 is equal to। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले f dash x निकाल लेते हैं। जब f dash x हम निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3a, करेक्ट है। फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग दे रखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो भाई साहब। तो यहाँ से हो जाएगा 3a लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि a हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 2 अपॉन 3 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है। अब हमें a की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, फॉर विच द फंक्शन दिस इज नॉन डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो आप देख सकते हो a अगर इससे छोटा है, a अगर इससे छोटा है 2 अपॉन 3 1 प्लस 4x स्क्वायर से, तो इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा रहा होगा। ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू कब आई होगी, जब ये बड़ा रहा होगा। ये कब बड़ा रहा होगा, जब x सबसे बड़ा रहा होगा। ठीक है। तो पाई बाय 6 पर चेक कर लेंगे इसको। तो जब आप पाई बाय 6 रखोगे, मैंने यहाँ पर रख रखा है, तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 6 अपॉन 9 प्लस पाई स्क्वायर, जो ही a बार है। ठीक है। अब जब आप एफ ए बार पाई बाय 8 निकालते हो तो tan इनवर्स फंक्शन में देखो, इस फंक्शन में देखो और यहाँ पर आ जाइए, tan इनवर्स 2 इंटू पाई बाय 8 आता है, करेक्ट है। फिर आता है -3, a की वैल्यू क्या आई है बच्चों, a की वैल्यू आई है, मतलब a बार की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी आपको 6 अपॉन 9 प्लस पाई स्क्वायर, जो कि यहाँ पर रखी हुई है, इंटू एक्स की वैल्यू पाई बाय 8 प्लस 7। अब प्रॉब्लम क्या है ना, एनटी ने जो आंसर दिया है वो क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने tan इनवर्स पाई बाय 4 को 1 लिख दिया, जबकि tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है। इसीलिए ये आंसर जो है, मतलब ये क्वेश्चन शुड बी बोनस, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आपके ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू लिमिट। यहां पर क्या हुआ है देखिए,
आपको बीटा की वैल्यू दे रखी है लिमिट x अप्रोचेस 0 अल्फा x माइनस e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन अल्फा x e की पावर 3x माइनस 1 फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू रियल। तो आपसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप अटैक कर दो इस पर, इसको 3x सप्लाई कर दो और 3x छीन लो, तो ये तो शांत हो जाएगा भाई साहब। अब आपके पास क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस 0 अल्फा x माइनस e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है 3 अल्फा x स्क्वायर। करेक्ट है। अब आप इसमें लॉपिटल लगा सकते हो, 0/0 का फॉर्मेट है भाई साहब। तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0, यहां पर लगा दो लॉपिटल अल्फा माइनस 3e3x अपॉन 6 अल्फा x। करेक्ट है। अब 0/0 फॉर्मेट बनाने के लिए अल्फा का 3 होना जरूरी था। जैसे ही अल्फा 3 होगा भाई साहब, तो आपके पास लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस 0, 3 कॉमन निकालो, 1 माइनस e की पावर 3x अपॉन 6, अल्फा तो 3 बन चुका है, ठीक है, और ये x हो जाएगा। नाउ दिस लिमिट विल बिकम -1, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1/2, ठीक है। तो -1/2 आपकी लिमिट की वैल्यू आई है और अल्फा की वैल्यू 3 आई है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 3 - 1/2, दैट मीन्स 5/2 शुड बी योर आंसर। बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपके सामने। वैल्यू निकालनी है आपको ln2 log cosec x बेस cos x के डेरिवेटिव की एट x इक्वल टू π/4। तो देखते हैं ये कैसे हो सकता है। ln2 लिख दो सबसे पहले बाहर, आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। जब आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपने log को तोड़ दिया, ln cosec x अपॉन ln cos x लिख दिया, उसके बाद u/v का फॉर्मेट लगाया। u/v का फॉर्मेट लगाने के बाद जस्ट यू हैव टू पुट x इक्वल टू π/4 एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 4। इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय वेस्ट मैं नहीं करूंगा, ये सब आप ही को करना चाहिए। नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, आप आराम से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर डेफिनेट इंटीग्रल्स। बहुत ही सिंपल क्लास इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 0 से 20π में इंटीग्रेट करना है आपको मॉड sin x प्लस मॉड cos x के होल स्क्वायर को। तो सबसे पहले तो आप इसको ओपन ही कर दो यार। जब आप इसको ओपन ही कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस मॉड sin 2x, ठीक है। और उसके बाद इसको 0 से 20π तक आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आइए देखते हैं। 1 को अलग कर दिया मैंने लिमिट के साथ, तो ये 20π बन जाएगा। उसके बाद ये लिमिट इधर आ जाएगी, मॉड sin 2x। इसके पीरियड की बात करें हम, देखो sin 2x का होता है पाई, मॉड लगा दोगे तो π/2 हो जाएगा, तो इसका पीरियड है π/2। तो मैंने π/2 को अलग करा और 40 को बाहर निकाल दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी की मदद से। जैक प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पर। उसके बाद 0 से π/2 में जब मैं चेक करूंगा तो 2x चलेगा 0 से π तक, करेक्ट बात है। 0 से π में वो पॉजिटिव ही रहेगा मॉड sin 2x, तो ये पॉजिटिव की तरह खुल जाएगा। और जब sin 2x का इंटीग्रेशन में करूंगा तो माइनस cos 2x अपॉन 2 आएगा। इसमें मैंने लिमिट पुट कर दी, ठीक है। ये यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अपन लिमिट पुट कर चुके हैं। सॉल्व करोगे एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 20 टाइम्स π प्लस 2। अगला क्वेश्चन भी कैलकुलस से है, डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, कैलकुलेशन तो है इसमें। लेट द सोल्यूशन कर्व y इक्वल टू fx ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस xy अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -1 से 1, पास थ्रू द ओरिजिन। देन आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये एक LDE है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले आपको निकालना चाहिए e की पावर x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट करके। तो यहाँ से मैं माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 सप्लाई किया, 2 छीन लिया, ठीक है। तो यहाँ से e की पावर माइनस हाफ ये हो जाएगा। अगर मैं इसको t रख दूँ, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t रख दूँ तो -2x dx dt में समा जाएगा भाई साहब। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से हाफ में से माइनस तो हटा दीजिए आप, और ये आपके पास हो जाएगा dt अपॉन t, यानी कि e की पावर हाफ ln t, और t कौन था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो e की पावर ln √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप सॉल्यूशन लिख सकते हो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कैंसिल हो गया। इसको जब आप नॉर्मली इंटीग्रेट करके वैल्यू डालोगे 0,0 तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। वाई आपके पास ये आ गया। अब वाई जो आया है ना आपके पास, इसको जब आप बंटवारा करोगे, बंटवारा करने के बाद ये फंक्शन अलग हो जाएगा, ये फंक्शन अलग हो जाएगा। बंटवारा क्यों किया गया? क्योंकि मैंने ऑड और इवन फंक्शन को अलग अलग कर दिया, क्योंकि मुझे -a से a तक इंटीग्रेट करना था। तो ऑड फंक्शन का तो इंटीग्रेशन वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही 0 हो गया। और इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, आप x को साइन थीटा रख सकते हो, ठीक है। जब आप x को साइन थीटा रखोगे और इंटीग्रेट करोगे, यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज π/3 - √3/4, क्योंकि बहुत नॉर्मल इंटीग्रेशन था, इसलिए आप सॉल्यूशन पर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोनिक का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द इलिप्स फ्रॉम द पॉइंट 1,3, ठीक है। एक्यूट एंगल निकालना है आपको उन टेंजेंट्स के बीच का जो कि 1,3 से इस इलिप्स पर बनाई जाती है, करेक्ट है। तो देखिए ये मेरे पास इलिप्स है, लेट से इस पर मैंने बाहर से 2 टेंजेंट्स बनाई, इनके बीच का एक्यूट एंगल मुझे पूछा जा रहा है, ठीक है। मान लो इसका स्लोप m1 है, मान लो इसका स्लोप m2 है। तो मैं स्लोप फॉर्म लगाने की कोशिश करता हूं। जब मैं स्लोप फॉर्म लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज इट ओके? तो देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर की वैल्यू, उसके लिए आपको इस एलिप्स को थोड़ा सा सजाना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 5/2 प्लस y स्क्वायर अपॉन 5/3 इज इक्वल टू 1। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ से आप a स्क्वायर की वैल्यू देख सकते हो, 5/2 m स्क्वायर प्लस 5/3, करेक्ट है। यहाँ से आप एक क्वाड्रेटिक बना लेंगे m की, और उस m की क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होंगे कन्फर्म, m1 और m2। क्वाड्रेटिक बनाने से पहले आपको पॉइंट डालना पड़ेगा 1,3 x और y की जगह पर। तो आइए मैं आगे का प्रोसेस आपको डिस्प्ले करता हूं। जैसे मैंने x 1,3 डाला, मेरे पास एक m की क्वाड्रेटिक बनी, उसके 2 रूट्स आने चाहिए m1 और m2। आपको क्या निकालना है? tan थीटा मॉड m1 - m2 / 1 + m1 m2। जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखोगे m1 और m2 की, लेकिन आप चाहो देखो m1 m2 आप निकाल भी सकते हो, लेकिन मत निकालो, आप तो कैजुअली चलो। मॉड m1 - m2 को आप लिख दीजिए अंडर रूट m1 - m2 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे तो 1 + m1 m2 है, जहां पर आप सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 24/7√5 एज tan थीटा, ठीक है। Look at the next question. The equation of common tangent to the parabola y = x square and y = -x - 2 का होल स्क्वायर। कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, जो सबसे आसान पैराबोला आपको लगे उस पर सबसे पहले आप टेंजेंट लिख लो। टेंजेंट की इक्वेशन को दूसरे पैराबोला में डाल करके आप d को 0 कर दो, आपका काम हो जाएगा। यही हम करते आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए y = x स्क्वायर के लिए मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, विच इज y = mx - am स्क्वायर। इस टेंजेंट की इक्वेशन को मैंने दूसरे पैराबोला में रखी, और जो क्वाड्रेटिक बनी उसके d को मैंने 0 कर दिया। जब d को 0 करा तो मेरे पास m की वैल्यूज आई 0 और 4। m = 4 रखने पर मेरे पास आंसर आ रहा है, तो मेरे पास क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। लेट द एब्सिसा ऑफ द 2 पॉइंट्स p and q on a circle be the roots of x square - 4x - 5, करेक्ट है, सॉरी -6 = 0, and the ordinates of p and q be the roots of y square + 2y - 7 = 0. If pq is the diameter of the circle x square + y square + 2ax + 2by + c = 0, then the value of a + b - c is। देखो भाई साहब, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, IIT में आया था बहुत साल पहले, उसके बाद अभी JEE में इन्होंने वापस से मोल्ड करके इसको दे दिया। क्या करा है, एक सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स ले लिए p और q, ठीक है। आराम से देखो, और ये जो p और q है, इनमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी कहानी देखो आप क्या गढ़ी गई है। x1 y1 x2 y2, ये जो x1 और x2 दिख रहे हैं ना, वो तो इसके रूट्स हैं, और ये जो y1 और y2 है वो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। समझ में आ रही है कहानी आपको? अब क्या करना है, पी क्यू डायमीटर है, ठीक है। अपन बहुत अच्छे से जानते हैं डायमेट्रिकल फॉर्म जो होती है ना सर्कल की, वो होती है x - x1 × x - x2
प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट इज द सम ऑफ दीज टू क्वाड्रेटिक्स। तो दो क्वाड्रेटिक्स हमें ऑलरेडी दे रखी हैं, तो आप इनको सीधा सम कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। नाउ जस्ट कंपेयर इट विद द गिवन इक्वेशन। सो यू विल बी गेटिंग a एज -2, you will be getting b as 1, you will be getting c as -13. You have been asked the value of a plus b, which is -1 minus c. So 13 minus 1, that means 12 is your answer, which is sitting in option A. If the line x equal to 1 is the directrix of the hyperbola kx square minus y square equal to 6, then the hyperbola passes through the point. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आइए देखते हैं कैसे किया गया। x equal to 1 इसकी डायरेक्ट्रिक्स से ध्यान रखना। हाइपरबोला को सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के बाद मैंने इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया, विच इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू 6 है, ए स्क्वायर की वैल्यू भाई ये है आपके बी स्क्वायर की वैल्यू और ये है आपके ए स्क्वायर की वैल्यू। इनको फिट करने के बाद मैंने देखा तो इसेंट्रिसिटी यानी कि ई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1 प्लस के, ये रूट हटा देना बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1 प्लस के। अब आपको डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। तो a की वैल्यू प्लस माइनस a अपॉन ई किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो a स्क्वायर बराबर किसके बराबर है, e स्क्वायर के बराबर। a स्क्वायर कौन था 6 बाई के, e स्क्वायर कौन था 1 प्लस के। जस्ट सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ k एज 2, ठीक है। तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। एक k की वैल्यू और आएगी विच इज -3, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए इसेंट्रिसिटी जो है ना, जब मैं इसेंट्रिसिटी निकालूंगा अंडर रूट 1 प्लस के करके तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए उसको अपन ने हटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू वेक्टर। अ वेक्टर ए इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स आई, आई प्लस जे। आई और आई प्लस जे एक प्लेन में है, तो उसका नॉर्मल निकल जाएगा क्या अपन से, बताओ भाई लोग। बिल्कुल नॉर्मल निकल जाएगा। तो n1 ले लेते हैं भाई साहब, n1 हो जाएगा आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप, दैट मीन्स के कैप। उसके बाद n2 की बात करते हैं, दूसरा प्लेन है i माइनस जे और i प्लस के से बनने वाला। तो आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस के कैप से बनने वाला। इसमें क्या होगा, माइनस जे प्लस के माइनस जे क्रॉस के विल बिकम माइनस आई। तो इसके लिए आ रहा है माइनस आई माइनस जे प्लस के, ये आपके पास नॉर्मल आ गए दोनों प्लेन्स के। तो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम बात करें, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो दैट शुड बी n1 क्रॉस n2, करेक्ट है। और वेक्टर ए जो है इट इज पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब उसके भी drs इधर से आ जाएंगे क्योंकि वो पैरेलल है, ठीक है। ये कहानी है इस क्वेश्चन की। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने क्या करा, नॉर्मल निकाल दिया भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल निकालने के बाद अपन ने n1 क्रॉस n2 निकाले, जो कि मैंने आपको बताया। इसके जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे वही डायरेक्शन रेशियो इसके होंगे। उसके बाद a और b के बीच का आपको एंगल निकालना है, ठीक है, वो भी ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है। तो कॉस थीटा आपने निकाल दिया, a डॉट बी अपन मॉड ए मॉड बी, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 3π/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन IITF का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। हमें 0 से 1 अपॉन रूट 2x दे रखा है, साइन इनवर्स x अपॉन अल्फा, कॉस इनवर्स x अपॉन बीटा दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ साइन 2π अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, इस पूरे रेशियो को मैंने लैम्डा के बराबर मान लिया। तो आई विल बी गेटिंग साइन इनवर्स x एज अल्फा लैम्डा एंड कॉस इनवर्स x एज बीटा लैम्डा, एडिंग दैम आई विल बी गेटिंग π/2, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2, अल्फा प्लस बीटा इनटू लैम्डा। So from here I can get the value of lambda as pi upon twice alpha plus beta। तो अगर मैं इस लैम्डा को ऊपर रख देता हूं तो यहां पर आप देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू अल्फा लैम्डा जो है ये आपके पास हो जाएगा अल्फा पाई अपॉन ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा के बराबर। इतना सही है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, साइन
2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो क्या ये साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ही नहीं है? अच्छा, नीचे यहां पर 2 आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो ठीक है, अपन क्या करते हैं, साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना भाई साहब आपको। ठीक है, हम आपको देते हैं। कैसे देंगे हम? अल्फा पाई अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 साइन इनवर्स एक्स। तो इसको अपन हटा के लिख देंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। करेक्ट है? तो ये हो जाएगा साइन 4 साइन इनवर्स एक्स। ओके, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स, आधा कर दो भाई साहब, मल्टीपल सब मल्टीपल पर चल रहे हैं, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। और साइन 2 साइन इनवर्स एक्स और कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स लिखते ही आपका आंसर आपकी मुट्ठी में। देखिए, तो यहां पर आप देखिए साइन 4 साइन इनवर्स एक्स तक हम पहुंच चुके थे। इसमें फॉर्मूला लगाया, इनको साइन 2 साइन इनवर्स एक्स इज 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड cos 2 sin inverse x is 1 minus 2x square. Just put it and get the answer. Negation of the Boolean expression P biconditional Q conditional P is. इसको अपन प्रॉपर्टी से ही उड़ाएंगे, बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, अपने को पता है कि नेगेशन जो होता है ना बाय कंडीशनल का, वो ये होता है नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q। ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपके सामने बच्चों। इट इज P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। जस्ट अप्लाई इट। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कैपिटल Q मान लिया, तो ये आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इसको वापस से रिप्लेस कर दिया, यहां पर ये रिप्लेसमेंट कर दिया। उसके बाद P एंड नेगेशन Q इंप्लाइज P। अब Q इंप्लाइज P का नेगेशन कितना होता है? Q एंड नेगेशन P। और Q इंप्लाइज P को आप वैसे लिख सकते हो नेगेशन Q और P। ये सब प्रॉपर्टीज आपको पता होती है मैथमेटिकल रीजनिंग में, वही अप्लाई करना है। अब यहां से अपन ने P एंड नेगेशन P को साथ में लिया तो ये फैलेसी बन गया। ठीक है, फॉलेसी बनने के बाद ये Q के साथ चिपक जाएगा। अब देखो, Q या तो ट्रू होगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये Q जो है ये या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब ट्रू का एंड करोगे फॉल्स के साथ तो फॉल्स आएगा, फॉल्स का एंड करोगे फॉल्स के साथ तो भी फॉल्स आएगा। इसलिए पूरा ही हटा करके मैंने क्या लिख दिया? फॉल्स लिख दिया। समझ में आया? और ये जो साथ में चल रहा था ना, इसको मैंने क्या करा, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने यहां से रिप्लेसमेंट कर दिया। फिर यहां पर क्या आया है वो देखो, नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P। तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q अलग और नेगेशन P एंड P अलग। ये तो फॉलेसी बन गया। और इसका और स्टेटमेंट इसके साथ करोगे तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखो, हम इस स्टेप तक आ चुके हैं। ठीक है, इस स्टेप तक हम आ चुके हैं। तो अब देखो, फॉल्स और दिस स्टेटमेंट लिखा हुआ है और सबके बीच में और का साइन है। तो फॉल्स और फॉल्स को साथ में ले लो यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, और यहां आ जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉलेसी हो गया। इसका और करते हो किसी भी स्टेटमेंट के साथ तो यही स्टेटमेंट आपका आंसर आता है। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? नेगेशन P एंड नेगेशन Q। यहां पर आप इसको एंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बायनोमियल का और स्टैटिस्टिक्स का मिक्स क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है। लेट एक्स बी अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद मीन 4 एंड वेरिएंस 4/3। आपको प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 54 की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देख लेते हैं। हमें NP दे रखा है 4 और हमें NPQ दे रखा है 4/3। NP की वैल्यू 4 अगर मैं यहां रख दूं तो Q की वैल्यू डेफिनेटली 1/3 आ जाएगी। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 - 1/3। दैट मीन्स 2/3। करेक्ट है? तो आइए, Q की वैल्यू P की वैल्यू 2/3 आ चुकी है, Q की वैल्यू 1/3 आ चुकी है और N की वैल्यू 6 आ चुकी है। करेक्ट है? हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो क्या पूछी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 0। तो यहां पर x इक्वल टू 2 के लिए n तो आपके पास 6 है, इसे n निकल ही जाएगा। P और Q निकल के आ चुके हैं। यहां पर डाल दीजिए भाई साहब, n इंटू 2/3 बराबर 4। यहां से n बराबर 6 आ जाता है। तो x इक्वल टू 2 के लिए 6c2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का स्क्वायर और फिर फेलियर की पावर 6 - 2 लगा देंगे। इसी तरह से बाकी में भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बायनोमियल का एंड विल बी गेटिंग आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। बिल्कुल भी आसान नहीं थी ये, बढ़िया एकदम शानदार प्रॉब्लम है।
कैसे करना है इसको देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 - 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x, करेक्ट है। नीचे भी आपने वही लिया, एलसीएम ले लिया, तो √3 + 2 साइन 2x हो गया अपॉन √3, तो √3 से √3 तो कट गया एलसीएम वाला, तो करेक्ट है, वो तो गया। उसके बाद क्या करा अपने 2 और कॉमन निकाला, और √3 - 1 अपॉन 2 ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हो गया cos x माइनस साइन x, करेक्ट है। नीचे से 2 अपन ने कॉमन लेकर के ऊपर भेज दिया, तो यहाँ बच गया √3/2 प्लस साइन 2x। इस √3/2 को हम तुरंत लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, एंड देन वी विल बी अप्लाइंग साइन c प्लस साइन d इन द डिनोमिनेटर। तो इस स्टेप तक हम आ चुके हैं। अब √3/2 माइनस हाफ लिखा और बंटवारा कर दिया। जब बंटवारा किया तो क्या आया, देखो √3/2 cos x, ठीक है, माइनस √3/2 साइन x, देखते जाइए, माइनस हाफ cos x प्लस साइन x बाय 2 अपॉन नीचे साइन c प्लस साइन d आप लगा चुके, तो ये आ जाएगा। इसको मैं लिख नहीं रहा, आपके बगल में चल रहा है वो, ठीक है। अब अरेंजमेंट करना है। देखो हमने क्या किया, यहां पर इन दोनों को साथ में लिया और फिर इन दोनों को साथ में लिया, इनको क्लबिंग करी, तो ऊपर फॉर्मूला बनाया cos x माइनस π/6 और sin x प्लस π/6 का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बंटवारा कर लिया, बंटवारा करने के बाद 1/sin x प्लस π/6 आ गया और 1/cos x माइनस π/6 आ गया। इसके बाद देखिए जो cosec x बना है आपके पास, यहां पर जो cosec बनेगा उसका आंसर हो जाएगा ln tan x/2 मॉड के साथ, और इसका आंसर हो जाएगा ln tan π/4 प्लस x/2 माइनस π/12, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं फॉर्मूले की जगह सीधी वैल्यू पुट करके बता देता हूँ आपको। ये हो जाएगा ln tan x/2 प्लस π/6 का आधा यानी कि π/12, करेक्ट है। हाफ तो बाहर रहेगा इसे दोनों में ही। अच्छा अब देखो क्या होगा, जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये वाला पूरा पोर्शन इसके नीचे आकर के बैठ जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। हाफ तो बाहर बैठा ही था ना, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ln m/n की फॉर्मेट में। अब हम सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y = mod x² - 1 एंड y = 1 इज। एरिया बाउंडेड हमें निकालना है। डायग्राम आपके सामने है, ज्यादा समय हम नष्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये डायग्राम बना दिया है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ बना दूं तो पता है किसका ग्राफ है, ये है 1 - x² का ग्राफ। याद रखने वाली बात है, आपको जो एरिया निकालना है वो शेड किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये एरिया आप निकालेंगे कैसे, अपन एक तरफ का एरिया निकाल लेते हैं। तो वो एरिया क्या होगा, ट्वाइस 0 से 1, एक तरफ का एरिया निकाल के उसका डबल कर दिया मैंने, ठीक है। तो ट्वाइस 0 से 1, पहले अपन 0 से 1 तक जाते हैं। 0 से 1 में y = 2 ऊपर है, ठीक है, तो सॉरी y = 1 ऊपर है, तो 1 में से माइनस करेंगे अपन ये वाली स्लैब को। ये स्लैब का नाम क्या है, 1 - x², पहले मैंने इसीलिए लिख दिया था। और फिर इसमें प्लस करेंगे 1 से √2 तक जाते हुए। √2 कैसा आएगा, दोनों को सॉल्व करने से आएगा भाई साहब, 1 और x² - 1 को सॉल्व करने से आएगा। तो 1 से √2 जाओगे तो फिर आपके पास 1 वापस ऊपर है, और लेकिन इस बार नीचे आएगा x² - 1। बस आपको ये कैलकुलेट करना है एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज दिस। अगला क्वेश्चन सेट्स का क्वेश्चन। ए सेट आपको दे रखा है 1 से लेकर 7, बी सेट दे रखा है 3 से लेकर 9, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी इज सबसेट और इक्वल टू ए, सी इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो इसको करने के लिए अपन ने क्या करा भाई, सी जो है ना इस सबसेट और इक्वल टू ए है, तो मान लो उसमें इतने ही एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 7 इसके सबसेट हो जाएंगे 128। अब सी इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होना चाहिए, तो पहले आप देखो सी इंटरसेक्शन बी आ कितना रहा है। सी इंटरसेक्शन बी आ रहा है 3, 6 और 7। तो इन सभी एलिमेंट्स को आप रवाना कर दो, ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स को आप रवाना कर दो ए के अंदर से। तो आपके पास क्या बचा, अब 1, 2, 4, 5 और कितना कितना कितना, बस 1, 2, 4, 5 बचा। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा आपकी बार सबसेट। आपको ये नहीं चाहिए था, इंटरसेक्शन नहीं चाहिए था,
तो आप क्या करो, 2 की पावर 7 में से 2 की पावर 4 माइनस कर दो, यानी 128 में से 16 माइनस कर दो, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 112। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वैल्यू of A for which the perpendicular distance of the plane containing the lines, ये दोनों लाइंस हैं, from the point 214 is √3। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ A बताना है जिसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस 214 से √3 है। या प्लेन कंटेनिंग लाइंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो दोनों लाइंस पहली बात तो इंटरसेक्टिंग है क्योंकि I+ J से गुजर रही हैं, तो ऐसी लाइंस हैं। तो अपना जो प्लेन होगा ना उसका नॉर्मल तो बहुत आसानी से निकल गया। ये लाइंस जिसके पैरेलल हैं उसका क्रॉस कर दो आप। ये किसके पैरेलल है भाई साहब, ये है 1a - 1 के, और ये किसके पैरेलल है, ये है -1 1 और -a के। तो अपने पास नॉर्मल तो वैसे ही निकल गई प्लेन की, क्या आ गई, I कैप J कैप K कैप 1a - 1 -1 1 -a। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास नॉर्मल आ जाएगी प्लेन की। तो देखिए मैंने सॉल्व करके नॉर्मल निकाल दिया। नॉर्मल निकाल लेने के बाद आपको प्लेन की इक्वेशन लिख लेनी है। कैसे लिखोगे, कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो, r.n बराबर a.n, वेक्टर फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। r को x y z रखा और नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो तो अपने पास हैं ही सही। तो 1 - a² x प्लस a + 1 y प्लस a + 1 z कर दिया, और a.n जब आप करोगे, a कौन है, ये रहा 1 1 0, इसको जब आप डॉट करोगे तो आएगा 1 - a² प्लस a + 1। सो यू विल बी गेटिंग योर इक्वेशन ऑफ प्लेन एज x - 1 × 1 - a² प्लस 1 + a × y - 1 प्लस a + 1 × z बराबर 0। दिस इज योर प्लेन की इक्वेशन। अब इस प्लेन का डिस्टेंस किस पॉइंट से निकालना है आपको, इस प्लेन का डिस्टेंस आपको निकालना है 214 से, और वो दे रखा है √3, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। नॉर्मल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 + by1 + cz1 + d, ठीक है, अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। दिस डिस्टेंस हैज बीन गिवन टू यू इज इक्वल टू √3। तो यहां से जब आप इसको फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो यहां से आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, जिसको सॉल्व करने के बाद, ये पूरा इक्वेशन के इस तरफ लिखा हुआ है, जिसको सॉल्व करने के बाद यू विल बी रीचिंग ऑन दिस स्टेज, जहां से आपको a की वैल्यू -1 2 और -4 मिल जाएगी, ठीक है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो 2 ही आपका आंसर है। Numbers are to be formed between 1000 and 3000 which are divisible by 4 using the digits 1 2 3 4 5 and 6 without repetition of digits, then the total number of such numbers is 1 2 3 4 5 और 6 से बनने वाले ऐसे नंबर जो 1000 और 3000 के बीच में हो और 4 से डिविजिबल हो। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर वो 1000 और 3000 के बीच में है तो डेफिनेटली फर्स्ट डिजिट 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, बस यही दो चॉइसेस हैं, या तो 1 या फिर 2, यही दो चॉइसेस हैं दोस्तों। ध्यान से देखना अब क्या हो रहा है। अगर मैं 1 लेता हूं, देखो 4 से डिविजिबल होने के लिए यहां पर 1 2 आएगा, यहां पर 1 6 आएगा, ठीक है, यहां पर 2 4 आएगा, फिर 3 2 आएगा, फिर 3 6 आएगा, फिर आपका 52 आएगा, 56 आएगा और 64 आएगा। करेक्ट है। लेकिन क्योंकि आपको कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है, आपको कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है, तो जब यहाँ 1 बैठा है तो यहाँ 1 2 नहीं आ सकता, जब यहाँ 1 बैठा है तो यहाँ 1 6 नहीं आ सकता। हाँ, ये सारे केसेस पॉसिबल हैं, और इसके लिए यहाँ पर बैठाने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं। जैसे मान लो 2 4 और 1 खर्च हो गए, 1 खर्च 2 खर्च 4 खर्च, तो मेरे पास 3 चॉइसेस बची ना यहाँ पर, तो 3 चॉइसेस हैं। तो ऐसे हर केस के साथ यहाँ पर 3 चॉइसेस लगती जाएंगी। तो मेरे पास टोटल कितने केसेस आ जाएंगे, 3 × 6 के 18 केस तो वहाँ से आ गए दोस्तों। करेक्ट है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर भी वही स्टोरी है। यहाँ 1 2 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 52 हो सकता है, 56 हो सकता है और 64 हो सकता है। करेक्ट है। अब बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे यहाँ पर भी
जैसे ही आप देखोगे कि भाई साहब रिपीट तो होना ही नहीं है, तो 1 2 को काट दो, 2 4 को काट दो, 3 2 को काट दो, 5 2 को काट दो, बाकी सारे पॉसिबल है। 1 6 पॉसिबल है, 3 6 पॉसिबल है, 5 6 पॉसिबल है, 6 4 पॉसिबल है। और यहाँ पर उसी की तरह यहाँ पर भी 3 चॉइसेस हमेशा रहेंगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 के हिसाब से 4 × 3 चॉइसेस यानी कि 12। आप क्या कर दो, 18 + 12 कर दीजिए, 30 आंसर है आपका। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा k इक्वल टू 1 से 10 दे रखा है, k अपॉन k की पावर 4 + k² + 1 इज इक्वल टू m बाय n, वेयर m एंड n आर को प्राइम, देन m + n इज इक्वल टू व्हाट। m + n किसके बराबर रहेगा? देखिए ये बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूं एक चीज। बेसिकली इसका फैक्टराइजेशन हम याद रखते हैं, k² + 1 + k इंटू k² + 1 - k, ये कर दिया। और फिर ऊपर वाले को डिफरेंस की तरह क्रिएट करेंगे। तो नीचे वाले का डिफरेंस जब आप क्रिएट करोगे, k² + k + 1 माइनस k² + k - 1 अपॉन, यहाँ पर सेपरेशन कर दीजिए दोस्तों। सेपरेशन करने के बाद ये इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। कंपनसेशन फैक्टर 1/2 बाहर लगा दिया गया है, वैल्यू पुट करो, सब्ट्रैक्ट करो एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 55/1/11, 55/111। लेकिन m + n आपको चाहिए तो 1 1 1 + 55 कर दीजिए एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। If the sum of solutions of the system of equations 2 sin square theta minus cos 2 theta equal to 0 and 2 cos square theta plus 3 sin theta equal to 0 lie in the interval 0 से 2 pi is k pi, then k is equal to, simple question, 2 sin square theta minus cos 2 theta है। ध्यान से देखिए, cos 2 थीटा को लिख दिया हमने 1 - 2 sin square theta, माइनस बाहर होने की वजह से प्लस में चेंज हो गया। यहाँ से sin square theta की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। यहाँ sin थीटा हो जाएगा ±½ तो थीटा को हमने निकाल दिया π/6, 5π/6, 7π/6, 11π/6। फिर 2 cos square थीटा प्लस 3 sin थीटा को सॉल्व करा, यहाँ से भी हमने थीटा निकाला, ये आ गया 7π/6, 11π/6। दोनों में कॉमन आपके पास यही है, तो इन्हीं का सम करना है। तो 7 + 11/6 इंटू पाई, दैट मीन्स 3 पाई शुड बी योर आंसर। तो 3 पाई अगर आपका आंसर होगा तो डेफिनेटली के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। The mean and standard deviation of 40 observations are 30 and 5 respectively. It was noticed that 2 of these observations, 12 and 10, were wrongly recorded. If sigma is the standard deviation of the data after omitting the 2 wrong observations from the data, the 38 pi square has the value equal to. ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आप कर चुके होंगे, जेई मेन के PYQs अगर आपने किए होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस, मान लो वो 40 ऑब्जर्वेशंस ये हैं, x1 + x2 + x40। इनका जो मीन है वो दे रखा है आपको 30, यानी कि 1200 हो गया भाई साहब। और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस x। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi² n - x बार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहां से आप देखिए वेरिएंस, भाई अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है कितना 5, तो इसका मतलब वेरिएंस आपको मिल चुका है 5 स्क्वायर के रूप में। तो वेरिएंस की वैल्यू कितनी है? वेरिएंस की वैल्यू है 25, करेक्ट है। तो देखिए यहां से आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू सिग्मा, यानी कि x1² + x2² + x40² अपॉन 40 माइनस मीन का स्क्वायर यानी कि 900। तो यहां से आपके पास x1² + x2² + x40² की वैल्यू आएगी 25, 925 × 40, दैट मीन्स 4 5 20, 10, 37000, ये वैल्यू आ गई आपके पास, करेक्ट है। अब यूं बोला है कि 2 ऑब्जर्वेशंस 12 एंड 10 वर रॉन्गली रिकॉर्डेड, तो सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा आफ्टर ओमिटिंग द 2 रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस। तो इन 2 ऑब्जर्वेशंस को हटा दो। अब हटा देंगे, कैसे हटा देंगे भाई साहब? देखो, अब क्या किया है हमने, 2 ऑब्जर्वेशंस हटा दी, तो अब नई ऑब्जर्वेशंस की संख्या कितनी हो गई? 38 हो गई।
x 38, क्योंकि 2 आप हटा चुके हो, 40 में से 2 गई, 38 बची। 2 कौन थी? 12 और 10 जुड़ करके हो गई 22। तो 1200 में से 22 माइनस कर दो आप पहली वाली इक्वेशन में, इस वाली में। तो ये आपका नया x1 से लेकर x 38 तक का सम आ जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको 12 स्क्वायर मतलब आपको 38 स्क्वायर जो है ना वहां तक जाना है, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू में से आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर को। तो यहाँ से आपके पास नया आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा x 38 स्क्वायर तक। तो ये नया x1 स्क्वायर से लेकर x 38 स्क्वायर तक का सम आ जाएगा। यहाँ से फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में फिर से पुट करके आंसर निकाल सकते हो। और ये कैलकुलेशंस मेरे ख्याल से आप आसानी से कर सकते हो। जब आप ये करोगे तो आपके पास नया आंसर आ जाएगा। ये नया आंसर आ जाएगा 238/38, जिसको आप सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हो 38 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, विच इज 238। नेक्स्ट क्वेश्चन 3D का बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन L x + 2y - z = 2 and perpendicular to the plane 3x + 2y + z = 6 is 3x - 8y + 7z = 4. If theta is the angle between the line and the y-axis, then 415 cos square theta is equal to। देखिए ये मेरे पास दो प्लेन्स हैं। प्लेन जो है वो इनकी लाइन से गुजरता है, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस की चर्चा चल रही है। ये दो प्लेन्स हैं, इधर से मेरा तीसरा प्लेन जा रहा है। अगर मैं इसको P1 लूँ, इसको P2 लूँ, तो P1 + लैम्डा P2 मेरे पास ये आ जाएगा। मानते हो? करेक्ट है। इसको मैं P1 ले लेता हूँ और इसको मैं P2 ले लेता हूँ। तो P1 + लैम्डा P2 कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए, जैसे ही मैं P1 + लैम्डा P2 करूँगा क्या आएगा? देखो, Lx - y + 3 - 3L z -1, ये तो P1 हो गया, प्लस लैम्डा x + 2y - z -2 = 0। इसको थोड़ा सा सजा देते हैं तो x कॉमन लेकर के L + लैम्डा हो जाएगा, y कॉमन लेकर के 2 लैम्डा -1 हो जाएगा, z कॉमन लेकर के 2 - 3L हो जाएगा, -2 लैम्डा -1 एज इट इज हो जाएगा। अब ये जो प्लेन आया है ना, उसकी इक्वेशन ये है, यानी कि दोनों सेम होने चाहिए। तो 3x - 8y + 7z -4 = 0। जस्ट कंपेयर द कोफिशिएंट्स नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ L, क्योंकि L आ जाएगा तो लाइन आ जाएगी और उसके बाद आप आराम से एंगल निकाल सकते हो। तो देखो, कंपेयर कर देते हैं कोफिशिएंट्स को। तो L + λ/3 = 2 λ - 1/-8 = 2 - 3L/7 = 2 λ + 1/4। पहले आप इन दोनों को साथ में ले लीजिए। जब आप इन दोनों को साथ में लोगे तो आपके पास आएगा 2 λ - 1 = -4 λ -2। यहाँ से आ जाएगा 6 λ = -1 और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/6। उसके बाद आप इन दोनों को साथ में ले लीजिए। जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आप -1/6 रखोगे तो L की वैल्यू बहुत आसानी से 2/3 आ जाएगी। L की वैल्यू 2/3 आने का मतलब आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब लाइन की इक्वेशन का y एक्सिस के साथ आपको एंगल निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर अपन L निकाल चुके हैं 2/3, अलग प्रोसेस से निकाला है, मैंने आपको अलग प्रोसेस बता दिया, ठीक है। अब आपको cos थीटा निकालना है y एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ यानी कि j कैप के साथ। तो जैसे ही आप L के लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे, L की वैल्यू 2/3 रख करके लाइन में, तो ये आ जाएंगे। उसके बाद आप j कैप के साथ इसका एंगल निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर बनेगा कितना? देखिए, यहाँ पर बनेगा 9 + 25 + 49 / 9 √ और ऊपर कौन है? 5/3। ऊपर कौन है? 5/3। करेक्ट है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली? cos थीटा की वैल्यू आने वाली 5/3 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 49 मतलब 49 + 9 इज 58, 58 + 25 इज 58 + 25 इज 83। तो √83 और 3 ऊपर चला गया, ठीक है। तो 5/√83 ये cos थीटा की वैल्यू है। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 25/83। उसको आप 415 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 आंसर आ जाएगा। Suppose y = yx be the solution curve to the differential equation
such that limit y(x) x tending to infinity is finite if a and b are respectively the x and y intercepts of the tangent to the curve x equal to 0, then the value of a minus 4b is equal to, देखो y equal to yx एक सॉल्यूशन कर्व है टू द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस e की पावर माइनस x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले आप निकाल लो, वो आएगा e की पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस x सॉल्यूशन जो हो जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस ई की पावर माइनस x इंटू ई की पावर माइनस x। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने पर ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट चेक करोगे तो वो फाइनाइट आ रही है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। तो ये तब कब पॉसिबल होगा, जब c 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो ज़ीरो हो ही रहे हैं, लेकिन ये ज़ीरो क्यों नहीं हो रहा। देखो -2 तो आएगा ही, है ना, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। देखो अगर मैं लिमिट निकालूं x अप्रोचेज इन्फिनिटी पर, तो -2 e की पावर माइनस x, सॉरी y निकाल लें ना, तो e की पावर माइनस x तो मल्टीप्लाई हो चुका है, ये हट जाएगा यहाँ से दोस्तों, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं, ये हटा दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये आपका y e की पावर माइनस x है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 प्लस c इंटू ई की पावर x। इस पर अगर मैं लिमिट ले लूँ x अप्रोचेज इन्फिनिटी पर, तो -2 प्लस 0 प्लस c e की पावर x। अब ये इन्फिनिटी पर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको फाइनाइट चाहिए तो c को 0 करना पड़ेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो c 0 हो जाएगा आपके पास, c 0 होने के बाद आपके पास y आ जाएगा। अब इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स निकालने के बाद जिस पॉइंट पर भी टेंजेंट चाहिए वो पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। स्लोप आ चुका है आपके पास क्योंकि -½ के रूप में, ठीक है। तो -½ आपका स्लोप है, पॉइंट आप निकाल ही चुके हो x इक्वल टू 0 डाल करके। आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए दोस्तों, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद आप a और b आराम से निकाल सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a माइनस 4b। Different APs are constructed with the first term 100, last term 199 and the integral common differences. The sum of the common differences of all such APs having at least 3 terms and at most 33 terms is. विभिन्न प्रकार की APs बनाई गई जिनमें फर्स्ट टर्म 100 था और लास्ट टर्म 199 था और इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस था। तो सबसे पहले तो अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन TN निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इज कितनी हो जाएगी, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी। देखो Tn है a प्लस n माइनस 1d, ओके। Tn इज 199 एंड a इज 100 प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ से d की वैल्यू हो जाएगी 99 अपॉन n माइनस 1। अब d होना चाहिए आपके पास इंटीग्रल ही, ठीक है। तो वो कब कब पॉसिबल है, देखो n बराबर 4 पर पॉसिबल है, n बराबर 10 पर पॉसिबल है, n बराबर 12 पर पॉसिबल है। तो ये आपके पास जो है कॉमन डिफरेंसेस आ जाएंगे। इन कॉमन डिफरेंसेस की वैल्यू का सम जो है वो आपके पास कितना है भाई साहब, 53। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैट्रिसेस का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी वेयर ए बी सी डी बिलोंगिंग टू -1 से लेकर के 10। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। 1 से 10 तो 10 हो गए और -1 और 0 मिला करके 2 और जुड़ जाएंगे। ए बराबर ए इनवर्स है, तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस संभव है। ए बराबर ए इनवर्स बोला है, ए बराबर ए इनवर्स को मैं ए स्क्वायर बराबर आई भी लिख सकता हूँ, ए से प्री मल्टीप्लाई करके। उसके बाद मैं ए स्क्वायर निकालूंगा, इसको आई के बराबर करूंगा, तो मेरे पास ये 4 रिश्ते आएंगे। अब इन 4 रिश्तों को अपन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट में से फोर्थ को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर 0 हो जाएगा। अब या तो अपन a प्लस डी को 0 रखेंगे, ठीक है, या फिर अपन a माइनस डी को 0 रखेंगे। अगर अपन a प्लस डी को 0 रखते हैं तो उसका मतलब है कि a की वैल्यू -1 d की वैल्यू 1 हो सकती है, a की वैल्यू 1 d की वैल्यू -1 हो सकती है, a और d दोनों 0 और 0 भी हो सकते हैं। यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। अगर अपन a और d को -1 और 1 लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन जो कि a स्क्वायर प्लस बी सी थी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 1 जो था, वहाँ से आपके पास बी सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या बातें होंगी, अगर b बराबर 0 में लूँगा
तो सी की वैल्यू मैं 12 एलिमेंट्स में से कुछ भी ले सकता हूँ। अगर सी बराबर 0 लेता हूँ तो बी की वैल्यू उन 12 एलिमेंट्स में इसमें कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन उसमें 0,0 दो बार आ जाएगा, उसको माइनस कर देंगे। तो 24 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी माइनस कर दो 0 वाली, तो आपके पास 23 पेयर्स बन जाएंगे। इसी प्रकार से जब ए और डी को आप 1 और -1 लोगे तब भी सेम 23 पेयर ही बनेंगे, तो 46 पेयर्स तो ये हो गए। अब आप ए कॉमा डी को अगर 0,0 लेते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर 1 जो है, वहां से आपके पास बी सी बराबर 1 आ जाएगा। बी सी बराबर 1 आने का मतलब है बी और सी के पास अब सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो बी और सी 1-1 हो जाए या बी और सी -1 हो जाए, तो दो पेयर्स यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद केस 2 पर आते हैं, जब ए बराबर डी होगा। जब ए बराबर डी होगा तो आप देखो आपके पास जो सेकंड और थर्ड इक्वेशंस थी, सेकंड और थर्ड इक्वेशंस कौन सी थी, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये रही सेकंड और थर्ड इक्वेशंस, एक तो ये और एक ये। अगर आप ए बराबर डी रखते हो तो यहाँ से आपके पास ट्वाइस बी डी या ट्वाइस ए बी बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है, और ट्वाइस ए सी बराबर भी 0 आ जाएगा। अब अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब बी भी 0 है और सी भी 0 है। करेक्ट बात है, वो यहाँ पर लिखा गया है, बी भी 0 है और सी भी 0 है, बी भी 0 है और सी भी 0 है। और अगर बी सी 0 को आप ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर 1 में पुट कर दें तो ए की वैल्यू या तो 1 आ जाएगी या -1 आ जाएगी। अगर ए 1 है तो डी भी 1 है, अगर ए -1 है तो डी भी 1 है, तो दो पेयर यहाँ से आ जाएंगे। तो आपके पास टोटल पेयर्स कितने हो जाएंगे, टोटल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो 50 शुड बी योर आंसर।